कैसी चल रही है ये सीरीज? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं? सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अपने हाथ में यही है। ओके, और डेफिनेटली एक दिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर होगे। इनकेस आप बेटा कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो और कंटिन्यूअसली आप सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हो। नाउ अब इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे मैंने लिए जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आप लोग 150 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, राइट। अब इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा कुछ बार के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इस सीरीज में आप लोगों को एनआरएल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इस सीरीज में कुछ मैंने सेल्फ डिजाइन किए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 25, वो भी आप लोगों को इस सीरीज में मैं प्रोवाइड करूंगा। अब इस सीरीज में बेटा आप लोगों को टेक्निकल वाला पार्ट अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, जहां पे आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज को प्रॉपरली आप लोग यूज करने वाले हैं, सभी लोग लगे रहेंगे और यस सभी लोग लाइव जरूर करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे नॉन गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू आप लोगों को क्रैक करना है, फिर आप लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे का गोल है अभी भी पीएसयू में जाने का, जिन बच्चों का गेट में अच्छा नहीं हुआ था, वो लोग डेफिनेटली मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, रेगुलर रहें। और ये सीरीज बेटा आप लोग जिस हिसाब से आप मैं देख रहा हूँ व्यूज काफी अच्छे इसमें आ रहे हैं, ओके, यानी कि मैक्सिमम लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहें और सारी लोग लर्निंग करते रहें। अब यहाँ पे एक दो अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बच्चे, ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे अपने गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पर, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए। आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग हो, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे आपको मास ट्रांसफर से 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मास ट्रांसफर एक ऐसा टेक्निकल का सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में गेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी में फीलिंग करवाता है कि यू आर केमिकल इंजीनियर, ओके, आप केमिकल इंजीनियर हो, इसकी रियलिटी में आप लोगों को फीलिंग आती है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ गेट के लिए नहीं। हमने सर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है, उसको भी तो रियलाइज करना है, उसको भी तो रियल और इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन हम लोग 31 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 9 PM पर, तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ओके। और 31 जुलाई से मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और, जिन बच्चों के पास सर कोर्स नहीं है वो कैसे ज्वाइन करें, तो अनअकैडमी ने बेटा मेगा ऑफर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। मेगा ऑफर आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फीस है वो बेटा 8499, यानी कि आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हो, इसके साथ साथ आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा भी मिलेगा और फीस आप लोगों की 8499, यानी कि 6 + 2 मंथ का बेटा जो फीस है वो 849999। एंड आप लोग बेटा इनकेस 9 मंथ्स का ज्वाइन करते हो प्लस, तो यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, इसकी जो फीस है 9999, ओके। यस, सभी लोगों को रेफरल कोड पता होगा, देखो है ना, जितने भी स्टूडेंट प्लस पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि मनीष सर के मेंटरशिप में काम करना है, तो कोड थोड़ा केयरफुली यूज करके आना, कोड केयरफुली यूज करके आना, सो दैट मैं अपना सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, मैं अपनी गाइडेंस आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाऊं। तो कोड इज इंपॉर्टेंट। नहीं लगा पा रहे हो, नहीं कोर्स ज्वाइन कर पा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहां पे लिंक दे दिया है, ओके। या आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, वहां पे भी लिंक हर सेशन में मैं पिन करवा देता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको मेरे से डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ओके, रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द की न्यू बैचेस, कुछ भी आपको पूछना है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अच्छा, वो बच्चे भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो बच्चे हमारे यूट्यूब के हैं, तो जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करो,
ओके और जिन बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है वो लोग इस नए सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं 31 जुलाई से। ठीक है, तो मेगा ऑफर है, इसका आप लोग एडवांटेज उठाओ और इस सीरीज को कंटिन्यू करो। सीरीज में सभी लोगों को रेगुलर रहना है, मेहनत करते रहना है। ओके, इससे अच्छी सीरीज अभी इस समय ऑनलाइन में कहीं पे भी फ्री में तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस सीरीज को प्रॉपर करना है। इतने जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं इतने कहीं पे भी बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप प्रॉपरली इसको करो, टेस्ट पेपर देते रहो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट पेपर भी देना जरूरी है, टेस्ट पेपर भी दो और साथ साथ में आप लोग यूट्यूब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करो। दोनों चीजें प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाओ। ठीक है, कुछ सेल्फ भी आप लोग मेहनत करो, कुछ बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे राम प्रसाद की बुक हो गई उसको फॉलो कर सकते हैं, ओपी गुप्ता की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, गेट के जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और जो न्यू एडेड सिलेबस है उसको भी गूगल करके भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। राइट, तो अच्छी तरीके से आप लोग लर्निंग करो, इस सीरीज को एंजॉय करो। ठीक है, और जैसे ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो इसी में मैं बार्क वाले क्वेश्चंस को भी ऐड करवा दूंगा। तो हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके थे? 80 हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अपन लोगों ने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 80 के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 80 के आगे मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेना, इनकेस आपको टाइम अलाउड करता है तो कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, 80 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, यहां तक हम लोगों की बात हो चुकी थी। इसके आगे मूव करते हैं। तो 81 आपके सामने क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन सर लोग ट्राई करेंगे बनाने का। मैं आपको टाइम दे देता हूं 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, सो दैट सारे लोग बना पाए, सारे लोग बना पाए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो दैट इज गामा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर आइडियल गैस इज गिवन बाय। आइडियल गैस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होगा? आइडियल गैस है आपके पास और स्पेसिफिक हीट रेशियो आपसे पूछा है, स्पेसिफिक हीट रेशियो पूछा है, तो गामा होता क्या है? गामा होता क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द गामा? गामा होता क्या है आप लोगों को पता है? सर गामा होता क्या है? गामा आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द गामा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डी पार्ट, डी पार्ट की ओर जाएंगे सर लोग, डी पार्ट की ओर जाएंगे, मतलब डी मतलब ऑल द एबव, ऑल द एबव की बात कर रहे हो क्या? चलो मैं बात करूं गामा। सर हमको कुछ नहीं पता, तो हमको पता है कि सर जो हमारा गामा होता है, जो हमारा गामा होता है, जो हमारा गामा होता है, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, गामा जो होता है, गामा इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीबी, सीपी अपॉन सीबी, ये तो अपना गामा होता है, यस और नो? तो सीपी अपॉन सीबी, इसका मतलब सर ए पार्ट करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, तुरंत ए पार्ट में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज आपको लर्न करनी है, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग जो रेस्ट ऑफ ऑप्शन है उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। हमको इनको भी भैया चेक करना है, इनको भी चेक करना है। तो हम बात करेंगे यहां से, मैं क्या, एज वी नो दैट कि हमको एक रिलेशन पता होता है कि सीपी माइनस का सीवी इक्वल टू क्या होता है? आर। ठीक है, तो यहां पे मैं सीवी की जगह क्या रख सकता हूं? सीवी की जगह क्या रख सकता हूं? सीपी माइनस का आर। यहां पे मैं पुट करूंगा तो गामा आपका आ जाएगा सीपी अपॉन सीपी माइनस का आर। एक तो ये रिलेशन, तो दो रिलेशन आ गए, एक ये रिलेशन आपका आ चुका है और एक ये रिलेशन आ चुका है, दो रिलेशन आ गए आपके। ठीक है, तो ए भी आंसर सर दिख रहा है हमको और सी भी आंसर दिख रहा है। क्या सर ये भी आंसर होगा क्या? सर ये भी आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं। हम क्या करें, ऊपर नीचे, ओके, हम क्या करें, इसको 1 प्लस आर वाई सी बी, 1 प्लस आर वाई सी बी है ना, 1 प्लस आर वाई सी बी लिखना है। ओके ठीक है, 1 प्लस आर वाई सी बी कैसे आएगा भाई? 1 प्लस आर वाई सी बी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये आ रहा है क्या? हम बी ऑप्शन को सॉल्व ही कर लेना, तो बी ऑप्शन को सॉल्व कर लें। 1 अपॉन आर अपॉन सीपी, सीपी कैसे लिखें? सीपी माइनस का सीवी इक्वल टू आर। तो हम सीवी की जगह क्या रख दें? सीपी माइनस आर, सीपी माइनस का आर, सीपी माइनस का आर, सीपी माइनस का आर। यहां से मैं ले लूंगा, एलसीएम ले लूं, तो ये आ जाएगा सीपी माइनस का आर और प्लस का आर डिवाइडेड बाई सीपी माइनस का आर, सीपी माइनस का आर, आर आर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया सीपी अपॉन सीपी माइनस का आर। तो देखो भैया, जो ये आंसर लिखा हुआ है वही आपका ये भी लिखा है, मतलब ये गामा है तो ये भी गामा है, ये भी आपका गामा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आपको टिक किस पे लगाना है?
टिक किस पे लगाना है? आपको टिक लगाना है डी पार्ट पर। आपको टिक किस पे लगाना है? डी पार्ट पर। ऑल द अबव। हम लोग गलती क्या कर देते हैं? हमको जैसे एक ऑप्शन मिल जाता है हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, हम रेस्ट ऑफ ऑप्शन चेक ही नहीं करते हैं। तो सारे लोग थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेना, जो बचे हुए ऑप्शन है जब आपको ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तभी आप चेक नहीं करेंगे। अगर आप क्लियर श्योरिटी नहीं है आपको कि ये भी आंसर हो सकते हैं तो चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। इससे ये चीज हम लोगों ने निकाल ली है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी पार्ट। ये जितने भी बच्चे गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम की बात है, उनके लिए भी एक काम की बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। डन, सारे लोगों को आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 81 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 डू फर्स्ट। सारे लोगों का बहुत तेजी से कमेंट आना चाहिए, सारे लोगों का बहुत तेजी से कमेंट आना चाहिए, ठीक है। 82 ट्राई करो सारे लोग जरा बनाने का। हाई टेम्परेचर फर्नेस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर? फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। अच्छा चल रहा है। विच वन इज द राइट आंसर? फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर for measuring the temperature of red hot furnace, which is the most suitable instrument? Optical fiber, optical pyrometer, bimetallic thermometer? यस, जितने भी पायरोमीटर्स हैं, ठीक है, पायरोमीटर्स हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। पायरोमीटर देखो अब ये फर्नेस है, अब फर्नेस होगी तो यार अच्छा खासा टेम्परेचर होगा इसमें, ठीक है। फर्नेस है तो अच्छा खासा टेम्परेचर होगा, ओके। तो हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं क्या? पायरोमीटर, ओके। हाई टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? पायरोमीटर। यस, ऑब्वियसली कि ये थर्मोमीटर हो गया, थर्मोकपल हो गए, थर्मोमीटर हो गए, ये भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन हर एक जो थर्मोमीटर है आपका नॉर्मल टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ओके। जो आपका पायरोमीटर है वो भी टेम्परेचर को मेजर करता है, बट वो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी पार्ट। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 83, टाइम कांस्टेंट इज, टाइम कांस्टेंट इज, आपके पास 4 ऑप्शन है, सर लोग आराम से पढ़ेंगे और जरा टिक मारने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग। 4 ऑप्शन है, टिक मारने की कोशिश करेंगे। टाइम कांस्टेंट इज, टाइम कांस्टेंट इज, टाइम कांस्टेंट इज, टाइम कांस्टेंट इज, तेजी से सारे लोग मारेंगे जरा टिक। टाइम कांस्टेंट इज, टाइम कांस्टेंट इज, टाइम कांस्टेंट क्या? ए पार्ट। टाइम कांस्टेंट इज ए पार्ट, बहुत बढ़िया। टाइम टेकन बाय द कंट्रोल वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फुल चेंज। ओके, सेम एज द ट्रांसपोरेशन लैग, गलत। सेम एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजरिंग वेरिएबल टू रीच 60 ऑफ इट्स अल्टीमेट वैल्यू, नॉट ए पार्ट, not A part, it's D part, okay, it's D part. Time required by the measured variable, ठीक है, time required by the measured variable it is 6.32 है। oh no, यहां 6.32 है तो ये नहीं होगा, 63.2% होता है, ये आंसर नहीं होगा, 63.2% होता है। यहां पे लिखा हुआ है यस, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 6.23, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो वी केयरफुल अबाउट दैट। 63.2%, 63.2%, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा केयर करना, यहां पे 6.32 लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है? 0.632 ऑफ अल्टीमेट वैल्यू एमकेपी, और एमकेपी ही आपका क्या होगा? मैक्सिमम चेंज होगा, ये क्या होगा? मैक्सिमम चेंज होगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ऐसी गलतियां हो सकती हैं। आंसर विल बी ए पार्ट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 84, डेड जोन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन इज द,
same as time constant, same as the transportation layer, maximum change in the variable that does not change in the reading of the instrument, none of these, none of these. कौन सा आंसर होगा? चौरासी का सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी पार्ट, ठीक है, मैक्सिमम चेंज इन द वेरिएबल, ओके, ठीक है। ये क्या करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो रीडिंग है वो डेड जोन से आपकी अफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, जो रीडिंग है वो आपकी अफेक्टेड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 85, तेजी से करेंगे सारे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरिया मीटर? डू फास्ट। रोटामीटर, रोटामीटर एब्सोल्युटली करेक्ट, रोटामीटर। जिनको देखो नहीं पता है ना वो लोग राइट डाउन कर लेंगे, जिनको ऑप्शन लगाने में दिक्कत हो रही है, रोटामीटर, ठीक है, रोटामीटर, ओके, रोटामीटर। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, सीआरई का सवाल है ये सीआरई का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, 90 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ये सीआरई का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। तेजी से लगाएंगे टिक। मैच द फॉलोइंग, देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन, वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटालिस्ट, नहीं भैया, रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, रेट इक्वेशन नॉट करस्पॉन्डिंग टू द रेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। ए का एस, ए का एस, ठीक है, ए का क्या होगा, एस होगा, ए का क्या होगा, एस होगा। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ इक्वेशन नॉट करस्पॉन्डिंग टू द स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो ए का अपना एस हो गया, बी का आर हो गया, तो ए का एस हो गया, बी का आर हो गया, मतलब ए पार्ट करेक्ट है, बी पार्ट करेक्ट है अभी तक, ये आपके सी और डी हो नहीं सकते हैं। आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पे, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ऑटो कैटालिटिक में क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट होता है, वो जो प्रोडक्ट होगा वो ये आपका कैटालिस्ट की तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये आ गया सी का मतलब पी, सी का मतलब पी, सी का मतलब पी, सी का मतलब पी, यहां पे क्यू दे रखा है, ये गलत हो गया, गलत हो गया, मतलब बी इज द राइट आंसर। इसको भी कर लें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन के ऊपर, बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल सही बात लिखी है। डी का क्यू, बी पर लॉक किया जाए। 85 के बाद 90, एक मिनट, कुछ ओके, देयर इज सम मिसिंग, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है यहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन में ज्यादा करवा दूंगा, नो वरी। चलो 91 करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये, अगेन सीआरई का क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन सीआरई का है, सीआरई का। For every 10 degree centigrade raise in temperature, the rate of the chemical reaction is doubled. Okay, 10 डिग्री जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जा रही है। When the temperature is increase 30 से 70, the rate of reaction will increase. एप्टीट्यूड क्वेश्चन, एप्टीट्यूड का सवाल है ये, ठीक है। 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना रेट चेंज हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 10 डिग्री बढ़ाने से 2 गुना हो रहा है, तो 30 से हम जाएंगे 40, 40 से जाएंगे 50, 50 से जाएंगे 60 और 60 से जाएंगे 70, 60 से जाएंगे 70। तो यहां पे अपना कितना रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, यहां से कितना 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यहां से अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यहां से अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यहां से अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ठीक है। एवरी 10 डिग्री चेंज होने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट क्या होता जा रहा है, डबल,
ठीक है, तो इन सबका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया। 2 टू पावर 4, ठीक है, 2 टू पावर 4 इट मीन 16। अदरवाइज इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। ये जस्ट हम लोगों ने एप्टीट्यूड से कर दिया, ठीक है, ये एप्टी हम लोगों ने यहां पे लगा दी। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो आराम से नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा सवाल है, ठीक है। एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये है IIT JEE का, IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में पूछा गया है सवाल। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप JEE की तैयारी कर रहे होंगे, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये एक्चुअली JEE का सवाल है, ठीक है, जो कि इसरो ने पूछ रखा है। हालांकि इसरो में आया हुआ है, लेकिन ये पूछा गया था किसी टाइम पे JEE में, IIT JEE में, ओके, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। चलो, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर्स हैज मैक्सिमम ऑफसेट। मैक्सिमम ऑफसेट किसमें होगा, IPC का क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम ऑफसेट विल बी, और ये फ्लैक्चुएट क्यों कर रहा है भाई, जस्ट एक मिनट में देखता हूं फ्लैक्चुएशन क्यों हो रहा है यार, जिसमें भैया इसको मैं चार्जिंग से हटाता हूं, उसको भी चार्जिंग से हटा। देखिए अभी ठीक है क्या, थोड़ा ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, यस, ऐसे ही छोटा छोटा आएगा, ऐसे ही छोटा छोटा आएगा। फ्लैक्चुएशन नेट क्यों, जस्ट एक मिनट। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल मैं इसको चेक करवा दूंगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो अपने साइड से। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज मैक्सिमम ऑफसेट। पी कंट्रोलर, पी कंट्रोलर, पी कंट्रोलर मैक्सिमम ऑफसेट, आपका ऑफसेट क्या होती है, एरर, ठीक है, तो पी कंट्रोलर, ठीक है, पी कंट्रोलर, ओके। आई जहां पे लग जाएगा वो कम कर देगा, पी कंट्रोलर, ओके। चलो नाउ ये वाला भी छोड़ दो, इधर आ जाओ, चलो ये करो जरा। फॉर एन आइडियल फ्लो, प्लग फ्लो, सीआरई का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपका सीआरई का सवाल है, सीआरई का, सीआरई का क्वेश्चन है, इसको आराम से करेंगे। देखो बनाओ, कोई आपका प्लग पीएफआर है, ठीक है, प्लग फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर है, तो प्लग फ्लो रिएक्टर है, स्लग फ्लो, पिस्टन फ्लो, ट्यूबुलर फ्लो, अनमिक्स्ड फ्लो, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। प्लग फ्लो के अंदर देयर इज नो मिक्सिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मिक्सिंग टेक प्लेस इन द रेडियल और लेटरल डायरेक्शन, देयर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द रेडियस ए, बी एंड सी। देखो जो भी आपका पीएफआर है, पहले तो बहुत ध्यान से समझेंगे, सपोज कर लो दिस इज द पीएफआर, तो जो भी मिक्सिंग होती है,
वो अलोंग इस डायरेक्शन में मिक्सिंग होती है। ठीक है, मतलब जो भी मिक्सिंग होगी इसके रेडियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, मिक्सिंग जो भी होगी रेडियल डायरेक्शन में होगी, बात समझना। ये होती है इसकी एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन में देयर इज नो मिक्सिंग। मतलब इनकेस आप बोलो कि इस डायरेक्शन में मिक्सिंग होगी क्या, नहीं भैया, ये आइडियल पीएफआर की डेफिनेशन नहीं है। मतलब सर इधर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है आपका, लेकिन वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी भी आपकी इधर डायरेक्शन में चेंज होगी, लेकिन इधर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी। जो भी मिक्सिंग होगी सर रेडियली होगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल, नो मिक्सिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब भी यही होता है, एक्सियल। लॉन्गिट्यूडनल का भी मतलब क्या होता है, एक्सियल। ठीक है, एक्सियल का मतलब ये जिधर एक्सिस में मूव कर रहा है उधर। तो मिक्सिंग टेक प्लेस इन द रेडियल और लेटरल, ये बिल्कुल सही बात लिखी है। लेटरल का भी मतलब होता है रेडियल। ओके, देयर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द रेडियस, यस बिल्कुल। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी विल नॉट वेरी। नाउ तो इसका मतलब जब तीनों सही हो गए, इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो आंसर किस पे टिक मारेंगे, डी पर। आंसर टिक किस पर मारेंगे, डी पर। तो वी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। 95 द नंबर ऑफ किलोग्राम्स वेपराइज्ड पर किलोग्राम स्टीम फेड टू द इवोपरेटर इज डिफाइंड एज। हीट ट्रांसफर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो तुरंत हिट कर दोगे, हीट ट्रांसफर आपने पढ़ी होगी तो तुरंत ही हिट कर दोगे, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगाओगे। अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफर पढ़ी होगी तो आराम से हिट कर दोगे तुरंत। नंबर ऑफ किलोग्राम्स वेपराइज्ड पर किलोग्राम स्टीम फेड, इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, स्टीम इकोनॉमी इक्वल टू होती है V अपॉन एस, याद रख। ठीक है, V अपॉन एस। एक होती है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है B। ठीक है, कितना वेपर आपका वेपराइज हो रहा है पर आर। ठीक है, पर आर कितना वेपराइज हो रहा है, कितना वेपराइज आपका हो रहा है पर यूनिट आपकी स्टीम फेड। ठीक है, 1 किलोग्राम स्टीम से कितना आपने वेपराइजेशन किया, इसको बोलते हैं स्टीम इकोनॉमी, इसको बोलते हैं स्टीम इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी आपका V अपॉन एस होता है, और जो कैपेसिटी होता है एक वो होता है आपका वेपर्स, जो B का फ्लो रेट होगा वही आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दो टर्म आते हैं आपके इवोपरेटर जब भी पढ़ते हो, एक होती है इकोनॉमी, एक होती है कैपेसिटी। तो इकोनॉमी को याद रखेंगे V अपॉन एस, कैपेसिटी को याद रखेंगे जो B, जो यहाँ पे B है वो आपकी कैपेसिटी है, इन दोनों का रेशियो आपका इकोनॉमी होगा। ठीक है, तो वही चीज पूछी है, किलोग्राम वेपराइज्ड, किलोग्राम वेपराइज्ड पर किलोग्राम स्टीम फेड, पर किलोग्राम स्टीम फेड, तो इसका मतलब इकोनॉमी, सी पार्ट। ठीक है, चलो डू दिस। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, a leaching of the coarse solid lumps is also termed as liquid liquid extraction, dissolution, evaporation, percolation, also known as। इसको आप लोग गूगल भी कर सकते हो, याद नहीं है तो फिर गूगल कर लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, नहीं याद है देन यू कैन गूगल। सी लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग गूगल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग गूगल भी कर सकते हो। देखो इवापोरेशन होगा नहीं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा नहीं, दो तो आपने गलत कर दिए। ठीक है, तब आपको सही ना पता हुआ करे तो जो आपको पता है ऑप्शन में उसको गलत करो। ठीक है, तो इवापोरेशन होगा नहीं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि लीचिंग में सॉलिड इन्वॉल्व होगा और सॉलिड में लिक्विड लिक्विड होता नहीं है। ओके, अब आपका बचा है डिसोल्यूशन एंड परकोलेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मास ट्रांसफर वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो मास ट्रांसफर नहीं होगा तो आपका ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, परकोलेशन, जिसपे आप हिट कर सकते हो। जब आपको ऑप्शन नहीं पता होते हैं तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया करो, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलो नाउ L upon mg is the expression for, L upon mg is the expression for, L upon mg is the expression for absorption factor, slope of the operating line in the absorber, slope of the operating line in the stripper,
ब्रिंकमान नंबर, तेजी से हिट करेंगे सारे के सारे लोग, तेजी से हिट करेंगे। इट द एब्जॉर्प्शन फैक्टर, हम लोग सर पढ़ते चले आए हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है LYMG, LYMG, ठीक है। तो इट इज द एब्जॉर्प्शन फैक्टर। स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन होता है LYG, LYG इज द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग लाइन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द स्ट्रिपिंग क्या होता है आपका उल्टा, ये भी LYGU होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिपिंग का भी LYGU होता है। ये तो नंबर ही नहीं है भाई, ये वो जो नंबर है वो ब्रिंकम नंबर ही नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, चलो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98, करस्पॉन्डिंग टू द नसट नंबर इन हीट ट्रांसफर द डायमेंशनलेस ग्रुप इन द मास ट्रांसफर। नसट नंबर की एनालॉजी किसके साथ है, नसट नंबर की एनालॉजी किसके साथ है, पैकलेट, सिमिट, स्टैंटन एंड शेरवुड। नसट नंबर की एनालॉजी किसके साथ है, शेरवुड नंबर के साथ, ठीक है, शेरवुड नंबर के साथ। सिमिट नंबर की एनालॉजी किसके साथ है, सर लोग जरा बताएंगे, सिमिट नंबर की एनालॉजी किसके साथ है, सिमिट नंबर की एनालॉजी किसके साथ है। यस, इसका आंसर आपका डी है, इसका आंसर डी है जो ये क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सिमिट नंबर की एनालॉजी है प्रेंटल नंबर के साथ, ठीक है। सिमिट नंबर आपका मास ट्रांसफर में यूज होता है, प्रेंटल नंबर आपका हीट ट्रांसफर में यूज होता है। पैकलेट नंबर की किसके साथ एनालॉजी है, ओके, पैकलेट नंबर की किसके साथ एनालॉजी है, जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। पैकलेट नंबर की किसके साथ एनालॉजी है, तेजी से। पैकलेट नंबर किसके साथ एनालॉजी अपनी रखता है, ट्राई टू टेल मी। पैकलेट नंबर की किसके साथ एनालॉजी है, रीनॉल्ड नंबर के पर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यही तो चीजें पता चलेंगी आपको कितना आ रहा है इस समय। सुनो मेरी बात, जो पैकलेट नंबर होता है ना मेरे भाई, जो पैकलेट नंबर होता है वो मास ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और पैकलेट नंबर आपका हीट ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है। सिमिलर स्टैंटन नंबर, स्टैंटन नंबर जो होता है वो आपका मास ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है और हीट ट्रांसफर के लिए, ओके। तो नो एनालॉजी, इसकी किसी के साथ एनालॉजी नहीं, ठीक है। स्टैंटन नंबर मास ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है और हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है, हीट ट्रांसफर के लिए, ओके। चलो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 99, संभल के बैटिंग करनी है आपको, आउट मत हो जाना, पानी आनी पी के टिक मारना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये गलत बात लिखी हुई है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात है। ये किसके लिए मैंने लिखा है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये ऑलवेज यहां पे टर्म है, ये ऑलवेज ने मामला खराब कर दिया है। यहां पे इनकेस में भी लिखा होता तो फिर आंसर सही था। इनकेस ऑलवेज की जगह क्या लिखा होता, मे बी। इनकेस आपने सीआरई अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या लिखा होता, मे बी, तो आंसर सही था। ऑलवेज नहीं होगा, रीजन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए उसके लिए, तो ये गलत हो गया। मे नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात लिखी है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है, एलिमेंट्री है कि नॉन एलिमेंट्री है, ओके। नाउ अब इधर मैं आ जाता हूं, कांट हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू। यस, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्युलरिटी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी आपकी कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। मॉलिक्यूल आप मिला रहे होगे, आधा मॉलिक्यूल कुछ नहीं बात करते हैं, ऐसा कभी आपने सुना है, आधा मॉलिक्यूल, आधा इसका, भैया 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, कभी आपने देखा कि आधा मोल, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है।
कभी आपने सुना आधे मोल, कभी आपने ऐसा सुना कि हाफ मोल इसका, नहीं, आपने बोला होगा 5 मोल इसके, 15 मोल इसके। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी। आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स मिलाएंगे वो होती है मॉलिक्यूलरिटी, तो वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। यस, रेशियो फ्रैक्शनल में हो सकता है। नाउ आगे बढ़े, आराम से बैटिंग करेंगे सारे लोग, ठीक है। 199 रन आपने बना लिए हैं, देखो, ठीक है, कोई आउट नहीं होगा भैया, सारे लोग सही आंसर मारेंगे एकदम से। आराम से बैठ जाओ, ठीक है, टिक मारेंगे आराम से। एवरीवन आर रेडी, एवरीवन आर रेडी। एक बार सारे लोग जरा यार एकदम से दिल तो बना दिया करो यार। 100 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं इन 4 सेशन में, कुछ तो कभी मेरे सेशन में भी दिल बना दिया करो। दूसरे जगह जाओगे दिल बनाओगे, कहीं आग लगाओगे, ठीक है, थोड़ा दिल बना दिया करो, तो थोड़ा माहौल बना रहे इधर। अच्छा, गुड इवनिंग। मतलब सेशन में आग लगती रहती है यार, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, तो कम से कम ऐसी बातें हो तब तो कुछ अच्छा होगा एकदम से। रेडी, बहुत बढ़िया। 100 क्वेश्चन, कोई आउट नहीं होगा। यस, कोई भी आउट नहीं होगा यहां पे, आउट कोई भी नहीं होगा। वेरी नाइस, ग्रेट। अब हुई ना बात, देखो अब हुई। अब देखो थोड़ा एनर्जी टाइप की आई है, अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ चल रहा है जीवन में। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज द employed to separate, agiotropic distillation is employed to separate, agiotropic distillation, high boiling mixture, constant boiling mixture with very high relative volatility। उसमें जब हाई रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगी तो हम एजियोट्रॉप में डालेंगे ही क्यों, वो तो अपने आप सेपरेट हो जाएगा, हीट सेंसिटिव मटेरियल नहीं। ठीक है, चल, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इंप्लॉयड, यस, ठीक है। हाई बॉइलिंग मिक्सचर के लिए स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। हाई बॉइलिंग मिक्सचर के लिए क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है उनके लिए कौन सा यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब होता है कि एजियोट्रॉप मतलब y = x, y = x का मतलब ये है कि आप बॉयल कर रहे हो सिस्टम को, और उसमें मोल फ्रैक्शन में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का इन लिक्विड फेज और गैस फेज में सेम बरकरार है, सेपरेशन नहीं हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स 0 हो गया है, पिंच पॉइंट आपको मिल गया है, तो उस केस में आप एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, शतक ठोक दिए भैया, 100 कंप्लीटेड, ठीक है। 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड। आप लोग देखेंगे जाके, आप HPCL, भेल, ठीक है, CPCL, आप किसी भी एग्जाम में चले जाएं, इनकेस कोई बच्चा यहाँ पे RCFL वाला होगा, कोई स्टूडेंट यहाँ पे RCFL वाला होगा, अभी RCFL के एग्जाम देकर आया होगा, यहां से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन मिले होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मिले होंगे। इनकेस आपने RCFL का भी आप लोग देकर आए होंगे एग्जाम, और कोई बच्चा देकर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में इस बात को एग्री कर सकता है। ठीक है, RCFL का भी आप कोई भी आप एग्जाम देने चले जाओ, ये मैं जो सेशन में क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, इतने आपने कर लिए, आपके आराम से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जबकि मेरे पास एक भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास RCFL का नहीं है, RCFL का बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास क्वेश्चन पेपर, RCFL में देखो आए हुए हैं। ठीक है, तो आप RCFL का देने जाएंगे, कोई भी आप PSU का एग्जाम देने जाएं, ठीक है, कोई सा भी आप PSU का एग्जाम देने जाएं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को वहां पे मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, उसके लिए आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग देखो पॉइंट है, वो मैंने MR100 सीरीज ले रखी है, ओके, उसका लेवल अलग है। ये 100 क्वेश्चन जितनी जल्दी हो गए, वहां पे मुझे 15 सेशन लगते हैं ये 100 क्वेश्चन करवाने में। यहाँ पे आज अपना पांचवा सेशन है, पहले सेशन में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मतलब इनकेस में बात करूं तो आज चौथा सेशन है, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्पज अपना अलग है। ठीक है, जो मैंने वाली MR100 सीरीज करवाई है तो उसमें मुझे 15 लेक्चर लग गए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं। वहां पे मैं क्वेश्चन आपको गेट के लिए ट्रेंड कर रहा था, यहाँ पे HPCL और भेल के लिए ट्रेंड कर रहा हूं, तो हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रखा हूं। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम है 1 मिनट का, वहां पे टाइम है 3 मिनट का, ठीक है, तो 3 गुने का वहां पे डिफरेंस है। ओके, तो गेट कितना अच्छा लेवल यहाँ पे नहीं आएगा बस, लेकिन इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है।
ओके, अलग से कोई चीजें नहीं आएंगी, सब ये चीजें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, यस, लो भैया आगे। अभी मैंने पूरा पेपर नहीं देखा, मुझे पूरा पेपर एक दिन दिखा देना, या तो मुझे पेपर आपके पास हो तो मुझे जो भेजना, फिर मैं बता दूंगा। यस, सारे बच्चे कर लेना जाके, आईपीसी और मास ट्रांसफर, आप गेट के लिए सीरियस हो तो सारे लोग वो दोनों सीरीज जरूर करना, बहुत इंजॉय करोगे आप। चलो, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर आर यूज्ड। मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर क्यों यूज करते हैं? इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी और डिक्रीज द कैपेसिटी। इस वजह से इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड कैपेसिटी, डिक्रीज द स्टीम इकोनॉमी, डिक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड डिक्रीज द कैपेसिटी, तो क्यों यूज करेंगे? तब दोनों घटी जाएंगी, तो ये बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, तो डी पार्ट तो बिल्कुल गलत है। देखो, या मल्टीपल इफेक्ट जो इवोपरेटर होता है उसको हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ वी वांट टू इंक्रीज द इकोनॉमी, ठीक है, या हम चाहते हैं कि डिक्रीज द कैपेसिटी नहीं, इंक्रीज द इकोनॉमी, ठीक है। मल्टीपल जो इफेक्ट इवोपरेटर यूज करते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। रीजन समझो कैसे सर, इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? सपोज कर लो ये आपके पास इवोपरेटर है, ये आपके पास इवोपरेटर लगे हुए हैं मल्टीपल इफेक्ट। जब आपके पास सिंगल था, आपके पास दो नहीं थे, मैं दो से आपको मतलब थोड़ा फील करवाने की कोशिश करूंगा। आपने ये स्टीम डाली, ठीक है, यहां पे देखो जो आपने स्टीम डाली, मान लो आपने 5 किलोग्राम स्टीम डाली है, ठीक है, 5 किलोग्राम से आपके इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड होगा, उसको वेपराइज करेगा, उसको क्या करेगा, वेपराइज हुआ, ठीक है। अब 5 किलोग्राम से जितना वेपराइज हुआ, मान लो 10 किलोग्राम वेपराइज यहां पे होगा, ठीक है, तो इकोनॉमी कितनी आई? इकोनॉमी क्या हुई? 10/5, 10/5 मतलब 2। लिसन वेरी केयरफुली। अब क्या होगा, इकोनॉमी का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, एक छोटे से एग्जांपल से आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा इकोनॉमी का मतलब क्या है। अब जो ये 10 किलोग्राम है, इसी 10 किलोग्राम का जो वेपर था आपने दूसरे में यूज कर लिया, दिस इज द एडवांटेज। अब जो ये हीट जो निकल के जा रही थी, ये आपने दूसरे इवोपरेटर में यूज कर ली। अब दूसरे इवोपरेटर से अगेन आपका 5 किलोग्राम वेपर होके जाएगा। पहले में ऑब्वियसली ये ज्यादा निकलेगा, पहले में ज्यादा निकलेगा, दूसरे में कम निकलेगा, 5 किलोग्राम। अब तुम इकोनॉमी यहां पे कैलकुलेट करो, अब इकोनॉमी तुम कैलकुलेट करो, कितना वेपर जा रहा है, 10 + 5 15, और स्टीम आपने कितनी दी थी, 5 किलोग्राम। स्टीम कितनी दी थी, 5 किलोग्राम, स्टीम दी थी 5 किलोग्राम। अब जब आपने दो इफेक्ट लगाए तो इकोनॉमी कितनी हो गई, 3। जब आपने एक सिंगल इफेक्ट लगाया था, सेम स्टीम आप प्रोवाइड कर रहे थे, उसी स्टीम से आपका दो इकोनॉमी कितनी आ रही थी, 2। इस केस में इकोनॉमी कितनी आ गई, 3। क्लियर? सर लोग जरा बता देंगे इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? तो दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर टू इंक्रीज द इकोनॉमी। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर यूज करते हैं। तो दिस द मतलब एक मैंने आपको गेस करके एक आइडिया बताया। ओके, समझ में आ गया बात? अब आ जाओ कैपेसिटी पर। यहां पे तुम्हारा कितना निकल रहा था, 10 किलोग्राम। कैपेसिटी का मतलब होता है पर यूनिट से कितना आपका वेपर जा रहा है, ठीक है, पर यूनिट से कितना वेपर निकल रहा है। यहां पे तुम्हारा पर यूनिट से 10 निकल रहा था, यहां से पर यूनिट से 5 निकला, तो कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। कैपेसिटी का मतलब होता है सिर्फ वेपर निकलना, तो कैपेसिटी यहां पे ज्यादा थी, मतलब यहां पे वेपर ज्यादा निकल रहे थे, यहां पे वेपर कम निकले, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी अब आप अलग एक और लगा देंगे तो कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, बट इकोनॉमी आपकी इंक्रीज कर रही है। इकोनॉमी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसी वजह से तब सिंगल इफेक्ट लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, इकोनॉमी कम होती है। उस इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए आप मल्टीपल इफेक्ट यूज करते हैं। डिटेल में कभी मौका लगेगा तो आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, अदरवाइज प्लस में तो अभी आप लोग पढ़ा लोगे, ठीक है। इवोपरेटर में नचा देंगे आपको, ठीक है, ओके। इवोपरेटर अलग हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, इवोपरेटर एकदम से फैलेगा फिर। ये तो जस्ट मैंने एक मोटा मोटा आपको सिखा दिया है यहाँ पे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सिखा दिया एक आइडिया देने के लिए। मैकेनिज्म इसकी क्या है वो डिटेल में मैं आप लोगों को प्लस पे करवाऊंगा, जो हीट ट्रांसफर अपना चल रहा है। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102,
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ describe the radiation heat transfer states that it is proportional to T to power 4, बिल्कुल सरल बात लिखी हुई है सर, ठीक है, T to power 4, ठीक है, T to power 4, ठीक है, चलो 1/T की पावर 4 नहीं और स्मॉल t की पावर 4 नहीं, ठीक है। ये आपका स्मॉल t किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड से, और कैपिटल T किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन से। तो केल्विन की प्रोपोर्शनल टू पावर 4 होता है, ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। क्वेश्चन नंबर 103, एक बच्चा पूछ रहा था ना कि वेफल से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, लो वेफल्स यूज्ड ऑन अ सेल साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर विल, वेफल्स यूज्ड ऑन सेल साइड हीट एक्सचेंजर विल, व्हाई नॉट अफेक्टेड हीट ट्रांसफर रेट, डिक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप ऑन द सेल साइड। हम लोग वेफल्स को सेल साइड क्यों यूज करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो यूज करेंगे, अदरवाइज हीट ट्रांसफर आपका डिक्रीज कर देगा तो क्यों यूज करेंगे, कोई इफेक्ट ही नहीं डालेंगे तो खर्चा क्यों बढ़ाएंगे भाई, मार्केट से खरीद कर लेकर आएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे ना, डिक्रीज करेगा तो। अब आ जाओ प्रेशर ड्रॉप, देखो वेफल्स आप लगा देते हो तो होता क्या है, सपोज कर लो ये आपका हीट एक्सचेंजर है, आपने क्या लगा दिए, वेफल्स लगा दिए, ठीक है, आपने वेफल्स लगा दिए, तो वेफल्स लगाने से होता क्या है, वेफल्स लगाने से होता क्या है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो टर्बुलेंसी इंक्रीज कर जाएगी, रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे आपने वेलोसिटी इंक्रीज करी वेफल्स लगाने से, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली आपका रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज करता है, रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज कर गया तो आपका नसट नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि नसट नंबर आपने कोरिलेशन देखा होगा, नसट नंबर होता है 0.03 रेनॉल्ड नंबर की पावर समथिंग, प्रिंटर नंबर की पावर समथिंग, ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज किया, नसट नंबर इंक्रीज कर जाता है तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज कर गया, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज कर गया तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, इस तरीके से इसको मैथमेटिकली भी बता सकते हैं। अब आ जाओ इधर, जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करी वेफल लगाने से, वेलोसिटी इंक्रीज करी, बात करते हैं प्रेशर ड्रॉप से। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइजन पॉजली पढ़ी होगी, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, हाइजन पॉजली इक्वेशन पढ़ी है या सर नो, बोलो बाबा, पढ़ी है हाइजन पॉजली, 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी, प्रेशर ड्रॉप इतनी होता है। तो वेलोसिटी जैसे इंक्रीज कराओगे, वेलोसिटी जैसे इंक्रीज कराओगे आपका प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है, डिक्रीज, तो ये हो गया गलत, ये हो गया आपका गलत, इसका मतलब आ गया समझ में, अदरवाइज तुम इसको लगा के छोड़ देते, इस पे ध्यान नहीं जाता, ठीक, ये हो गया गलत। तो डिक्रीज नहीं होगा, इट विल इंक्रीज, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, प्रेशर ड्रॉप विल इंक्रीज, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होता है, यहां बात, ठीक है, क्लियर, बाय मैथमेटिकली, आंसर विल बी सी पार्ट, ओके। चलो 104, तो बिल्कुल एकदम से कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत भरोसा होना चाहिए अपने, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करना है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, बात अलग है कि सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे ना उसकी बात ही अलग रहेगी। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है चीजों पर, कि आपने जितना भी पढ़ रखा है उसमें आप परफेक्शन के साथ मूव कर रहे हो। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यूज ऑफ वेफल्स इन द एजिटेटर्स, यूज ऑफ द वेफल्स इन द एजिटेटर्स help in the minimizing the tendency, help in the minimizing the tendency, which one is the right answer? Use of the waffles in a agitators help minimizing the tendency, yes, वर्टेक्स, कल ही हम लोगों ने बात करी थी, वर्टेक्स को मिनिमाइज कर देता है, वर्टेक्स फॉर्म नहीं होता है जो आप सर्किल बनता है ना, और स्विरलिंग, ठीक है, ये दोनों को मिनिमाइज कर देता है, ए एंड बी। चलो क्वेश्चन नंबर, सर गेट के क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं गेट के लिए गौरव नहीं करवा रहे हैं, ये हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं एचपीसीएल और भेल के लिए, ठीक है, एचपीसीएल भेल के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है।
ये है आपका मैकेनिकल ऑपरेशन का सवाल। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको मटेरियल को नीचे से सीधे ऊपर लेकर जाना है, आपको नीचे से सीधे ऊपर लेकर जाना है, तो वो किस कन्वेयर से आप लोग लेकर जाओगे? न्यूमेटिक, एप्रॉन, बकेट, बोलो किस कन्वेयर से आप लोग लेकर जाओगे? सीधे ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, बकेट एंड न्यूमेटिक, बकेट एंड न्यूमेटिक, राइट। तो आंसर विल बी डी पार्ट। मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसी चीजें दी हों, ऐसी चीजें दी हों, तो जो ये छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, जैसे कहीं पे HPCL टाइप के, भेल के, अलग से मतलब गेट को छोड़ के, गेट और बार्क को छोड़ के, ठीक है, जहां पे भी एग्जाम होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ना, ये जो ऐसी चीजें होती है 99% आंसर यही होता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का, जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं 99% यही वाले आंसर होते हैं। ओके, ये छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि वो इतना ही दिमाग लगा पाते हैं इसको बनाने में। ठीक है, वो इतना, वो दिमाग को तुमको पकड़ लेना है। तो 99% आंसर ऐसे होते हैं। यस, 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 99% आंसर यही होगा। तो इनकेस आप जल्दीबाजी में हो तो इसी को टिक मार देना, इनकेस आपको कभी कंफ्यूजन लगे तो। यस, इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो ये जुगाड़ है, समझो बात। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनटू दिस वन, दिस वन, दिस वन। जल्दी से बताओ। कौन सी इसमें स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? आपने पढ़ा था फ्लक्स, आपने क्या पढ़ा था? फ्लक्स, फ्लक्स पढ़ा था, यानी इक्वल टू क्या होता था? या मैं बोलूं रेट। ठीक है, सम मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कुछ आपका कांस्टेंट आता था, और इधर आता था ड्राइविंग फोर्स। तो रेट हमेशा किससे डिवाइडेड होगा? ड्राइविंग फोर्स से। ठीक है, तो रेट का और ड्राइविंग फोर्स का मल्टीप्लीकेशन तो कभी हो ही नहीं सकता है। रेट, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? रेट ड्राइविंग फोर्स। तो देख लो भाई, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? रेट रेजिस्टेंस अपॉन ड्राइविंग फोर्स, या ड्राइविंग फोर्स रेट अपॉन रेजिस्टेंस। नहीं, ये गलत हो गया। रेजिस्टेंस ड्राइविंग फोर्स इनटू रेट, नहीं ये तो गलती है। रेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ओके, अपॉन रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या आ रहा है? देखो मेरी बात सुनो सब लोग, ठीक है, इस चीज को याद रखो, इसमें कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है लोचा है। ठीक है, इसको याद रखो, जब भी आपका कोई भी रेट लिखा जाता है, सम कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो बन के आ जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये टर्म ही गलत है, रेट ड्राइविंग फोर्स टर्म ही नहीं होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 107, या रेट ड्राइविंग फोर्स, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में फॉल्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन को लेफ्ट कर दो। सर आपकी आईपीसी मस्त है, बहुत काम आती है सेमेस्टर एग्जाम में। ओके ग्रेट। ठीक है, अपने दोस्तों तक सर्कुलेट करो उसको। ठीक है, अपने दोस्तों तक सर्कुलेट कर दो, आपके कॉलेज में जितने भी जूनियर्स हो ना, उनको तक पहुंचा दो। चलो, मोर देन 2 ब्रांचेस पाइप्स आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट देन यूज, या मोर देन 2 branches of the pipe are connected at the same point, मतलब ये पॉइंट है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है।
तो इसको क्या बोलते हैं? बी, more than two branches or pipe are connected at the same point. Elbow, T, union, reducer. T, yes, ठीक है। T कैसी होती है? ठीक है, इस तरीके से इधर भी जा सकती है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, ये आपकी टी हो गई। ठीक है, मतलब इधर से पाइप आया, ठीक है, इधर एक पाइप लगा दिया और एक इधर लगा दिया। एल्बो कैसा होता है? ऐसा, ऐसा इस टाइप का होता है एल्बो। ठीक, इसको बोलते हैं एल्बो, इस तरीके से जाता है। यूनियन, यूनियन का मतलब यू। ठीक है, यूनियन कैसा होता है? ऐसे ही। ठीक है, यूनियन का मतलब यू ऐसे बना लो। ठीक है, ऐसे ऐसे पाइप जाएगा, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं यूनियन। चलो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू, 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 वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास रेट इंटू डेंसिटी, जल्दी से करो, प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी इंटू एरिया, प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर इंटू लेंथ, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यार भाई, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है क्यू, डिस्चार्ज, क्यू मींस डिस्चार्ज। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है क्यू, क्यू इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो देखो, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये क्या हो गया आपका? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मीटर क्यूब पर सेकेंड मींस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी इनटू एरिया। मास फ्लो रेट अलग चीज हो गई, मास फ्लो रेट इनटू डेंसिटी, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नहीं हुआ। मास फ्लो रेट इनटू डेंसिटी की मैं बात कर लूं, जैसे मास फ्लो रेट इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी, मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होगी? केजी पर सेकंड, ये होगा मास फ्लो रेट। ठीक है, डेंसिटी क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब, रो इक्वल टू क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपका कहीं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहीं से आपको दिख रहा है क्या? ये आपको कहीं से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिख रहा है? मास फ्लो रेट एंड डेंसिटी, मास फ्लो रेट ये हो गया, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ये कहीं से आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिख रहा है? नहीं, है ना? तो ये गलत होगा। यस, ये हो जाता मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाता। इन केस मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाता, तब फिर केजी केजी कैंसिल आउट हो जाता है, डिवाइड का साइन लगाएंगे तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता, तो फिर आपको दिख जाता है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिखा हुआ। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? सर लोगों को बात समझ में आ रही है? या तो वॉल्यूमेट्रिक जो क्यू इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है मास फ्लो रेट अपॉन डेंसिटी, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर विल बी बी पार्ट। ठीक, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या किया करो, यूनिट तो यार पता ही होंगी ना, आप यार इंजीनियर हो, आप मास फ्लो रेट की आपको यूनिट नहीं पता होगी क्या यार? डेंसिटी की यूनिट नहीं पता होगी, तुरंत निकाल लो। इनकेस आपको कंफ्यूजन है तो गलत क्यों टिक करना, कितना ही टाइम लगेगा, तुरंत निकाल लो। देखो, जैसे कि मुझे मान लो मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया? यूनिट चेक कर ली, यूनिट चेक करके मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि आंसर यही होगा। तो जब सिचुएशन आपकी फंस जाए ना कभी लाइफ में, तो हमेशा आपका सारा रहता है यूनिट। ठीक है, लाइफ में कभी भी तुम समस्या में पड़ जाओ तो तुम्हारा जो ब्रह्मास्त्र है ना वो है यूनिट, तो तुम हमेशा यूनिट के साथ चले जाया करो। समटाइम्स आपको मैं बताऊं, समटाइम्स इनके साथ थोड़ा बहुत अच्छी यूनिट की पकड़ है, बहुत सारे क्वेश्चन आप यूनिट के बेसिस पे लगा दोगे। ठीक है, जब कुछ नहीं पता होता है तो यूनिट के साथ साथ सवाल लग जाता है। आई डोंट नो कि आप करे हो कि नहीं, मैंने तो बहुत किया है। ठीक है, जब मुझे थ्योरी नहीं पता होती थी तो मैं यूनिट के साथ खेलता था। ठीक है, और यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते थे। ओके, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आप देखना आप इतने कलाकार आदमी हो जाओगे ना, आप यूनिट से सवाल लगा दोगे।
ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, इम्यूनिटी से आप सवाल लगा दोगे। ओके 109 द पार्टिकल्स ऑफ द मास और द सेम मटेरियल आर स्क्रीन। ओके बहुत बढ़िया सवाल है, करो जरा इसको। यस बहुत बढ़िया, गुड ल्यूसीफायर। सारे लोग सेशन को लाइक वगैरह कर दिया करो, चले जाते हो लाइक, सेशन को लाइक वगैरह कर सकते हो आप लोग, ठीक है, शेयर कर दिया करो, स्टेटस वगैरह लगा लिया करो, ठीक है। इनकेस कोई सेशन होता है तो आप लोगों को लगता है कि ये चीज कंटिन्यू रहे और आप लोगों को लगता है कि बेनिफिट हो रहा है, तो एक तो काम कर ही सकते हो, इसका लिंक स्टेटस पे डाल दो, लिंक अपने दोस्तों तक सर्कुलेट कर दो, लिंक अपने जूनियर तक सर्कुलेट कर दो, सराउंडिंग में सर्कुलेट कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग रहेंगे तो फिर ये सेशन कंटिन्यू रखते हैं फिर हम लोग। तो क्या आने वाला है इसमें, तो देखो द पार्टिकल ऑफ द सेम मटेरियल स्क्रीनिंग इतना, तो जैसे मैस नंबर बढ़ेगा पार्टिकल साइज छोटा होता चला जाएगा, ये बात हमको पता है। मैस नंबर इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल साइज छोटा होगा। तो विच वन इज द पार्टिकल पासिस थ्रू 30 मैस स्क्रीन इज बिगेस्ट, नहीं भैया गलत बात लिखी है। मैस नंबर ज्यादा बड़ा होगा, पार्टिकल साइज बिल्कुल छोटा होगा। पार्टिकल साइज थ्रू 20 मैस स्क्रीन इज बिगेस्ट, नहीं। पार्टिकल पास थ्रू द 10 मैस स्क्रीन इज बिगेस्ट, बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है। तो मैस नंबर क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपके पास ये डायामीटर फिक्स है, आपकी जो छलनी होती है ना, आपने देखा होगा घर पे आटा वगैरह छानते हो, आटा छानते हो ना, तो मैं बोलूं कि आपकी ये तो डायामीटर तो आपका फिक्स है। अब मैं मैस नंबर, पहले मेरे ये होल्स थे, अभी मेरा मैस नंबर इतना है, ठीक है। अब मेरा ये अगेन देखो डायामीटर मेरा अगेन फिक्स है, मेरा डायामीटर क्या फिक्स है। अब मैं ये ओपनिंग्स क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं। अब क्या हो गया, मैस नंबर बढ़ गया। अब मैस नंबर बढ़ गया तो जो ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा वो तो यहां से आएगा, इसका मतलब इसकी 10 मैस नंबर है तो इसमें लार्जर पार्टिकल निकलेगा। मैं बोलूं ये 30 मैस नंबर है तो इसमें स्मॉलर पार्टिकल पास होगा, इसमें क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल पास होगा। ओके, आपने देखा होगा, आप चाय वगैरह दुकान पे कभी जाते हो, ठीक है, आप लोगों को ढाबा वगैरह, आप इंजीनियर लोग हो तो ढाबा वगैरह आप लोग एक चूज कर लेते हो, सारे लोग एकदम से वहीं पे जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो दुकानदार होता है वो बहुत सारी चाय की छन्नी लगा देता है, चाय की जो छन्नी होती है ना जिससे चाय छानता है बहुत सारी लगा देता है, 4-5 लगा देता है। तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो मैस नंबर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मैस नंबर को इंक्रीज कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो जो आपका पार्टिकल नीचे जो जा रहा है उसमें आपका जो पार्टिकल है ना वो बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जाएगा, अदरवाइज उसने एक छन्नी यूज करी तो फिर नहीं, ठीक है। तो मैस नंबर को बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, 4-5 छन्नी लगा के बैठता है वो, ठीक है 4-5 छन्नी। और समटाइम्स क्या होता है, और देखो मैं आपको बताऊं, उसके ऊपर केक भी जम जाती है उसके ऊपर वो चाय की पत्ती होती है ना, केक जम जाती है, ये भी एक काम करने लगती है रेजिस्टेंस का, ये और नहीं पार्टिकल, वो चाय की पत्ती फेंकता ही नहीं है, उसी में एकदम से डाल, तो तुम्हारा ये उसको लगाने की नीड ही नहीं है, वो यहीं से काम हो जाता है उसका, यहीं से कुछ नहीं जाता है, वो इतनी ऊंची हो जाती है, जो केक जम जाती है उसी से ही पास नहीं होता है पार्टिकल। पार्टिकल कहता है कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, पार्टिकल पहले से ही फंस जाता है, ठीक है, पार्टिकल पहले फंस जाता है, पार्टिकल कहता है कहां जाऊं, अंदर जा ही नहीं पाता है तो इतनी ऊंची केक ही बन जाती है उसकी। तो वो सेपरेशन टेक्निक है एक, ओके चलो 1010 110 ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 110, स्पेरिसिटी ऑफ द क्यूबिकल पार्टिकल। यस वही फिर रिसाइकिल कर लेते हैं, रिसाइकलिंग टेक्निक, ठीक है। एक्सट्रैक्शन जितना ज्यादा मैक्सिमम फिर उसमें एक्सट्रैक्शन वो करता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के डिफ्यूजन कोफिशिएंट उसका बढ़ा देता है चाय की पत्ती का ठीक है, चाय की पत्ती फिर से उबाल देगा, ठीक है, उसे पता है कि अब मैं ज्यादा देर तक उबालूंगा, ज्यादा देर तक उबालेगा तो चाय की पत्ती एकदम डिफ्यूज हो जाएगी उसमें, तो जब तक पूरा एक्सट्रैक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक करता रहता है।
तो स्पेरिसिटी ऑफ द क्यूबिकल पार्टिकल इक्विवेलेंट टू द डायामीटर, ये तो सवाल लगाने वाला है यार, याद है क्या आपको? किया जाए क्या? देखो कुछ ट्राई करते हैं, बहुत दिन पहले स्पेरिसिटी हमने कैलकुलेट करी थी, एक बार फिर से एक बार एकदम से रण में तैयार होते हैं। सारे लोग रेडी हो? ध्यान देना, मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ा था स्पेरिसिटी ये होता है क्या? ये होता है क्या सारे लोग जरा बताओ, इन केस आई एम नॉट रॉन्ग। स्पेरिसिटी तो सर ये होता है, तो अपना है क्या? क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का? ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। अब जो मैंने पढ़ा था ये होता है, इसका गेम कुछ और होता है, इसका गेम कुछ और होता है, ये होता है इक्विवेलेंट डायामीटर। ये इक्विवेलेंट डायामीटर होता है, और इक्विवेलेंट डायामीटर की डेफिनेशन होती थी वॉल्यूम को इक्वल कर देते थे किससे? स्फीयर से। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? π/6 d क्यूब, π/6 d क्यूब, है ना। तो यहां से तुम निकालोगे डी क्यूब, डी की वैल्यू निकालोगे तो 6/π की पावर 1/3 इंटू ए। ये आपका निकल के आ जाएगा क्या? ये आपका निकल के आ जाएगा क्या? इक्विवेलेंट डायामीटर। दिस इज द योर इक्विवेलेंट डायामीटर, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दो, तो 6/π की पावर ऑफ 1/3, है ना। कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो मामला गड़बड़ है, देखो। अच्छा हाँ, एक ये छूटा हुआ है, एक ये छूटा हुआ है। तो देखो ए क्यूब, जितने भी अननोन्स होते हैं वो सब कैंसिल आउट होने चाहिए। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। स्पेरिसिटी ऑफ द क्यूबिकल पार्टिकल इक्विवेलेंट टू द डायामीटर। सवाल कुछ और कह रहा है, सवाल कुछ और कह रहा है, हम लोग कुछ और कैलकुलेट कर दिए। यस, सवाल कुछ बोल कुछ और रहा है। यस, समझ गया, सवाल कुछ और बोल रहा है ना। सवाल कहने की बात कुछ और कर रहा है, हम लोग कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। सवाल में बोल दिया, ये तो मैं करने की नीड ही नहीं है भैया, इतना बड़ा इतना टाइम है ही नहीं। आप इसरो टाइप के एग्जाम दे रहे हैं, आपको इतना टाइम कहाँ है? तो इसी वजह से वो क्या कर रहा है, सवाल को हल्का कर दिया है उसने बोल दिया जो इक्विवेलेंट डायामीटर है वो हाइट के बराबर है। हाइट ऑफ द क्यूब होता है ए। हाइट ऑफ द क्यूब क्या होता है? जो उसकी डायमेंशन होती है, जो उसकी डायमेंशन होती है वही उसकी हाइट होगी, वही उसकी हाइट होगी, राइट। समझ रहे हो कि नहीं? ये बताओ, नहीं तो रुको एक मिनट। देखो मामला क्या है कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं मार्केट से गया था, मेला। आज क्या है? आज क्या है? अरे यार, आज विजयदशमी है ना, आज हैप्पी दशहरा है। आज मैं गया था मेला करने, तो मेले से मैं आप लोगों के लिए ये खरीद के लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था मैं ये वाला सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो हाइट क्या है बताओ? ये क्यूब है, बिल्कुल सही बात है सर, क्यूब। तो क्यूब में हाइट क्या है? जो इसकी एक डायमेंशन है, जो भैया हाइट है, ठीक है, वो इसकी एक डायमेंशन होगी। तो हाइट इक्वल टू द डायमेंशन, तो ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी। तो अभी मैं दशहरे के मेले में गया था, तो एक मैं आप लोगों के लिए खरीद के लेकर आ रहा है, ये जोक सपाट है, पहले का रखा हुआ था, ठीक है। चलो यहां से जब मैं बात करूंगा, 6 इंटू वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। इक्विवेलेंट जो डायामीटर है, इक्विवेलेंट जो डायामीटर है वो किसके बराबर होगा? ये मेला से मैं खरीद के लेकर आया था क्यूब, इसकी हाइट के बराबर। और हाइट क्या है? ए। इंटू इस सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। तो ऊपर मामला नीचे मामला सेम, ऊपर मामला नीचे मामला सेम। तो ऊपर मामला नीचे मामला सेम, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर आ जाएगा 1, बी पार्ट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट। समझ गए? मुझे लग रहा था मैं क्यूब ना लेकर आते तो हो सकता था बहुत सारे बच्चे एकदम से शॉक में हो जाते, किसी को समझ में नहीं आता ना क्यूब ना लेकर आते। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर आपने बात बताई। मतलब क्यूब आप ना दिखाते हमको सेशन में तो हम ये सवाल समझ ही नहीं सकते थे, है ना। चलो बहुत बढ़िया सर बात। तो यू आर इंजीनियर, यू कैन जस्ट विजुलाइज,
नो नीड टू एनिमेशन, ये सब चीजों की नीड नहीं है, ठीक है। इनकेस मैं ये सब चीजें आपको दिखा के, हो सकता है सेशन में मैं थोड़ा इंप्रेसिव आप लोगों को करूं, ठीक है, मैं थोड़ा इंप्रेसिव करूं, ये सब फर्जी की चीजें हैं। यू आर इंजीनियर, इंजीनियर लोगों को इन सब चीजों की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो विजन पे काम करते हैं। वो किस पे काम करते हैं? विजन पे काम करते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, उनके माइंड में क्यूब बन जाता है। पता चला मैं ये सब लेके पाइप लेके आपको दिखाऊं, नो नीड, ठीक है, गेट के लिए कोई नीड नहीं है। यू कैन जस्ट इमेजिन, और जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ए। अच्छा, अब ये बहुत सुंदर बात बन गई, ये तुम समझो, स्पेरिसिटी 1 आ गई, इसका मतलब कोई क्यूब ऐसा हो, कोई क्यूब ऐसा हो, कोई क्यूब ऐसा हो जिसका इक्विवेलेंट डायमीटर उसके हाइट या उसके एक डायमेंशन के बराबर आ जाए, तो वो स्फीयर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्फीयर हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर की भी स्पेरिसिटी क्या होती है? 1। स्फीयर की भी स्पेरिसिटी क्या होती है? 1, ठीक है। तो कभी भी कैलकुलेटर नहीं करेंगे, इनकेस आपका क्यूब है और क्यूब में जो आपका इक्विवेलेंट डायमीटर है वो स्फीयर के बराबर, उसकी हाइट के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब आंसर वो क्या बन जाएगी? स्फीयर बन जाएगा। तो आंसर विल बी ये। अब तुम खुद बताओ, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर स्पेरिसिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, सी और डी तो आंसर वैसे भी नहीं होंगे, स्पेरिसिटी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब ये क्या होगा? सी और डी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया इसकी तो 1 से ज्यादा। अब तुम ये बताओ यार, इस क्यूब को इतना गोल कर दिया गया, तुम बात समझो, इसका जो इक्विवेलेंट डायमीटर है उसकी हाइट के बराबर, मतलब क्यूब को गोल किया जा रहा है, क्यूब को क्या किया जा रहा है? गोल किया जा रहा है। तो भैया स्पेरिसिटी इतनी घटके इतनी तो नहीं रहेगी, किसी भी आप क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कभी भी इतनी कम तो नहीं आती है, तो इस पे तो हो ही नहीं सकती है, ये तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें, इस ऑप्शन के हिसाब से आप बिना कैलकुलेशन करे भी मार सकते थे, बिना कैलकुलेशन करे भी आप लोग मार सकते थे। डन, मामला सेट हुआ कि नहीं? पहले तो ये बताओ, बोलो भैया, मामला सेट है? अब क्रिकेट क्यूब के साथ खेला जाएगा, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, 111 आप कितने क्वेश्चन कर चुके हो यहां तक? 110 तक आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 1 मिनट, 10 ये, और 80 से स्टार्ट किया था ना, 20 वो, 30 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। 30 में से 5 हटा दो, 5 हम लोग जंप कर गए थे। 25 क्वेश्चन में कितने किसके मार्क्स आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन में कितने नंबर आप लोग लेकर आए? पहले तो ये बताओ। रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, म्यू अपॉन रो, ये होता है काइनामेटिक विस्कोसिटी, ये होता है काइनामेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनामेटिक विस्कोसिटी। आंसर विल बी सी पार्ट। अभी तक आप लोग इतने 25 क्वेश्चन कर चुके हो, कितने नंबर लेकर आए हो? ईमानदारी से बताओ, आउट ऑफ 25 25 क्वेश्चन में से कितने कर दिए आपने? 25 क्वेश्चन में कितना आपने हिट किया? प्लीज टेल मी, ईमानदारी से बताना है। सर 25 क्वेश्चन आपने करवाए, इसमें मैं 23 क्वेश्चन के साथ खेल रहा हूं, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो क्वेश्चन नंबर 112, 112, 112, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो डू दिस। 112 कैलकुलेटर लेकर बैठना है गुरु, सारे के सारे लोग सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर थ्रू 4 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द पाइप, एवरेज वेलोसिटी इज दिस। प्रेम से कैलकुलेट करो इसको, प्रेम से कैलकुलेट करेंगे। रेनॉल्ड नंबर होता क्या है? रो बी एवरेज डायामीटर पाइप में अपॉन विस्कोसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या जा रहा है? पानी बह रहा है, पानी की डेंसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए 1000 होती है,
पानी की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए 1000 होती है रूम टेम्परेचर पर। एवरेज वेलोसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड में लेनी है। डायामीटर कितना है आपका, डायामीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में लेनी है। पानी की आपको विस्कोसिटी पता होनी चाहिए, पानी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पानी की विस्कोसिटी कितनी होती है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। एयर की विस्कोसिटी कितनी होती है 10⁻⁻5। याद होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 1000 से मैं क्या करूंगा, ये गया और यहां पे बचा 10⁻⁻1, यहां पे बचा 10⁻⁻1। 5 चक्कू 20, 20 इंटू 10⁻⁻1 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3। -1 ये 0 हटाओ तो 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेनॉल्ड नंबर आपका आ जाएगा 2000, रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा 2000। ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। थोड़ी गलती करोगे या तो 20,000 के साथ चले जाओगे, या तो 200 के साथ चले जाओगे, या तो 20 के साथ चले जाओगे। ठीक है, ये आपको डेंसिटी ना पता हो तो लिख लो, विस्कोसिटी ना पता हो पानी की तो लिख लो, पानी की विस्कोसिटी ना पता हो तो लिख लो, डेंसिटी ना पता हो तो लिख लो, बाद बाकी सिस्टम में गिवन है। यस, क्योंकि ये जो आपकी विस्कोसिटी है ना ये मीटर में है, डेंसिटी है केजी पर मीटर में है। ठीक है, तो ये जो यूनिट आपने रखी मीटर में रखी, इस वजह से अपन को वो वाली चीजें मीटर में रखनी पड़ेंगी। क्लियर। तो देखो आंसर देखो, देखो इसमें क्वेश्चन बनाने से अच्छा उन्होंने बनाया है ऑप्शन इसका, इसमें जो दिमाग लगाया है ना वो ऑप्शन में लगाया है, ऑप्शन बहुत अच्छे बना दिए। इनकेस तुमने ये 10⁻³ को -2 कर दिया, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। 10⁻³ को -4 कर दिया, दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। थोड़ी गलती करी तुरंत आपका ठुक जाएगा सवाल, तो इस वजह से ऑप्शन अच्छे बना दिए। 113 ड्रैग कोफिशिएंट फॉर अ फ्लो पास्ट इमर्स बॉडी इज द रेशियो ऑफ, drag coefficient for the flow past immersed body is the ratio of the product of the velocity head and density. जल्दी से सारे लोग करेंगे, मैकेनिकल ऑपरेशन में फ्लूइडाइजेशन में आप लोग पढ़ते होंगे। ड्रैग कोफिशिएंट फॉर द फ्लो पास्ट इमर्स्ड बॉडी इज द रेशियो ऑफ, देखो क्या होता क्या है, इनकेस आपको नहीं पता है तो सारे लोग एक फार्मूला याद कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। जो ड्रैग फोर्स होता है, इनकेस आप मैकेनिकल ऑपरेशन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो ड्रैग फोर्स होता है FD इक्वल टू होता है हाफ रो ए प्रोजेक्टेड एरिया होता है इंटू V², ऐसा कुछ होता है, इनकेस आपको याद होगा तो हाफ रो ए B²। अब कुछ है ड्रैग कोफिशिएंट इंटू CD, इंटू होता है CD ड्रैग कोफिशिएंट। तो CD इक्वल टू लिखेंगे हम लोग CD ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ द फ्लो इन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी हेड, ये हो गया आपका वेलोसिटी हेड V²/2 एंड डेंसिटी। ठीक है, रेशियो ऑफ, ठीक है, एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। इज द रेशियो ऑफ टू द, ओके करेक्ट, सही है सही है सही है। नो 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 नो, अब यहां से अपन लोग ड्रैग कोफिशिएंट निकाल लेंगे ना। अच्छा ऑप्शन अच्छा बनाया है, हो गया, पकड़ गया, पकड़ में आ गया। ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट निकालना है ना, मतलब CD निकालना है, तो CD इक्वल टू हो जाएगा FD/AP, FD/AP डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू वेलोसिटी हेड। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, ड्रैग कोफिशिएंट फ्लो इमर्स बॉडी इज द रेशियो ऑफ FD/AP डिवाइडेड बाई टू द
यहां पे देखो लिखा है टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड डेंसिटी। तो इसका मतलब जो पहले टर्म आएगा वो क्या आएगा, एफ डी अपॉन एपी। ये क्या होता है, स्ट्रेस। ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। या इनके शियर स्ट्रेस नहीं है तो फिर शियर स्ट्रेस का यहां पे काम नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड एरिया। एवरेज ड्रैग फोर्स, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया, ये एपी है प्रोजेक्टेड एरिया, या ठीक है, एवरेज ड्रैग, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। shear force for average drag, shear stress, can this correct? shear force the average drag, okay, shear stress for the local drag। ये टर्म तो नहीं पता है, ठीक है, ओके, आई विल सी। तो कुछ तुम नया कुछ बता रहे हो सकता है तुमने पढ़ा हो बुक में। ए एंड डी में डाउट आ रहा है। यहां पे देखो जो स्ट्रेस होता है ना उसमें प्रोजेक्टेड एरिया का कोई रोल नहीं होता। जो शियर स्ट्रेस और ये है ना, इसमें स्ट्रेस में प्रोजेक्टेड एरिया का रोल नहीं होता है। तो प्रोजेक्टेड एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपकी ज्योमेट्री होगी प्रोजेक्टेड एरिया अलग होगा, स्फीयर होगा उसका प्रोजेक्टेड एरिया सर्किल होता है, ओके, तो प्रोजेक्टेड एरिया अलग हो सकता है। तो जहां पे प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है, ओके, तो प्रोजेक्टेड एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इधर आ जाओ, 114 114 सारे लोग जरा ट्राई करो, 114 डू दिस। यस आरसी, अभी जस्ट मैं आपकी बात पे बात करता हूं, ठीक है, बस मुझे 10 मिनट का टाइम दो। 10 मिनट के टाइम के बाद इसको कॉपी कर लो, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। आरसी इसको भी तुम कॉपी कर लो, अभी ये कमेंट कर देना बाद में। यस ये 34 फीट आता है, ये आपका 34 फीट आता है, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपका 34 फीट आता है, करेक्ट है, ओके, 33 पॉइंट समथिंग करके आता है, ऑलमोस्ट 34 के आसपास होता है। 115 द डेंसिटी इज द सेंसिटिव टू द मॉडरेट चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लूइड इज सेड टू बी। कौन सा फ्लूइड कहलाएगा? मॉडरेट का क्या मतलब होता है? मॉडरेट मींस कम, यस आंसर विल बी कंप्रेसिबल। करो सारे लोग जल्दी से। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, ठीक है। इनकेस डेंसिटी आपकी चेंज हो जा रही है, डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी आपकी चेंज नहीं हो रही है तो वो हो जाएगा इनकंप्रेसिबल, ठीक है। न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन की यहां पे बात ही नहीं आएगी, ओके। डेंसिटी किसी की चीज चेंज हो रही है तो इसका मतलब सीधा वो रिलेटेड है कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी इज गोइंग टू चेंज हियर, तो आंसर विल बी कंप्रेसिबल, आंसर विल बी कंप्रेसिबल, ठीक है।